Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss GK of Pak Affair with respect to PPSC one paper. अगर पाक अफेयर की हम बात करें तो बेसिकली हम दो इवेंट्स को इसमें स्टडी करते हैं. एक द इवेंट्स बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द सेकंड वन इज द इवेंट्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. मतलब 1947 से पहले के जो हालात वाक़यात और 1947 के बाद के हालात वाक़यात. हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले के जो वाक़यात हैं उनको हम देखने के लिए पीछे जाते हैं. तो हमने इस्लामियात में पढ़ा था द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन 570 AC इन मक्का. 570 सदी ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई. एंड द होली प्रॉफिट डाइड इन 632 AC. तो 632 तक जो पीरियड है दैट इज़ रिलेटेड टू द होली प्रॉफिट. उसके बाद खुलफाए राशिदीन का पीरियड आया जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, चार हमारे खुलफा राशिदीन थे. एंड द पीरियड ऑफ खिलाफत राशिदा दैट वाज फ्रॉम 632 टू 661 AC. 661 तक तो ये तारीख आपने यहाँ तक अपने पढ़ ली. अब व्हाट हैपेंड आफ्टर 661, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. देखें, अगर 661 में जो आखिरी खुलफा राशिदीन में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनका दौर हुकूमत जो है वो ख़त्म हुआ, तो मुसलमान बेसिकली दो पार्ट्स में उस टाइम डिवाइड हो चुके थे. एक पार्ट वो था जो अहले बैत वाला पार्ट था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बनु हाशिम के जो थे हज़रत अली जो आपके दामाद भी थे, हज़रत फातिमा जो आपकी बेटी हैं उनके शोहर थे और आपके दामाद थे, वो थे. और आपके मतलब वो दामाद जो हैं वो खलीफा थे और वो खलीफा जो है वो उनकी शहादत अली के बाद क्या हुआ, दो बन गई. एक अहले बैत की जो जिसमें ये लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा, हज़रत अली और उनके बेटे. और दूसरी तरफ जो पार्ट बन गया वो था बन्नू उमैया. बन्नू उमैया का जिसमें आपके जो है हज़रत अमीर माविया थे. हज़रत अमीर माविया बेसिकली ही वाज द गवर्नर ऑफ सीरिया, शाम के गवर्नर थे. और जब सॉरी और जब वो शाम के गवर्नर थे और हज़रत अली ने खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत अली की बैत से इनकार कर दिया. क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उनकी डिमांड थी कि कसास से उस्मान लिया जाए, कि उस्मान गनी के को जो शहीद किया गया है उसका कसास जो है वो लिया जाए, उसका बदला लिया जाए. तो इसलिए उन्होंने इसमें हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसको हम कहते हैं जंग सफ़ीन. और इसी कसास से उस्मान के सिलसिले में हज़रत अली और हज़रत आयशा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी उनके दरमियान भी एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसको हम कहते हैं जंगे जमल. तो ये दीज टू वार द सिविल वार्स. सिविल वार वो होती है जो मुसलमान से एक ही लोगों की आपस में जो जंग होती है उसको हम कहते हैं सिविल वार. जंगे जमल बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत आयशा एंड जंगे सफ़ीन बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत अमीर माविया. तो हज़रत अमीर माविया एक उनका शाम और बाकी जो उनका था वो एक तरफ वो चले गए, एक किस्म की गवर्नमेंट अलहदा. और हज़रत अली और इनके जो साथी थे या इनके वो जानने वाले थे वो एक गवर्नमेंट बन गई. अब हज़रत अली जब शहीद होते हैं तो इन असल तो फिर खलीफा इनके बेटे को बनना चाहिए था, जिस तरीके से थोड़ा सा वो था कि हज़रत इमाम हसन जो है इनको बनाया जाता है. अब उधर जो है शाम में वो हज़रत अमीर माविया जो है वो अपनी खिलाफत का ऐलान कर देते हैं. और हज़रत हसन जो है उनके और अमीर माविया के दरमियान में पीस ट्रीटी जो है वो साइन हो जाता है. मतलब हज़रत हसन जो है वो हज़रत अमीर माविया के हाथ पर बैत कर लेते हैं और खुद दस्तबरदार हो जाते हैं. तो अब खिलाफत किसके पास चली गई है? हज़रत अमीर माविया के पास. तो यहाँ से 661 से हज़रत अली की शहादत के बाद
खिलाफत बन्नू उमैया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बन्नू उमैया के जो सरबराह हैं जो पहले आते हैं वो हैं हजरत अमीर मुआविया। जो सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम है ये शुरू होगा 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर सिंध में अटैक किया। अभी हम थोड़ा सा खिलाफत बन्नू उमैया को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उस टाइम पर पहुंचेंगे जहां पर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तान में आया। देखिए मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में, और बन्नू उमैया का क्या पीरियड है 661 टू 750, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बन्नू उमैया ही जो है वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर हिंदुस्तान में आया था। तो हम वहां पर जब ये मोहम्मद बिन कासिम वहां से आ जाता है वहां तक हम खिलाफत बन्नू उमैया को जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं इसमें फर्दर आगे। ये देखें हमारे पास जो बन्नू उमैया की खिलाफत है ये टोटल 91 ईयर्स, 91 साल का इसका ड्यूरेशन है। इसमें 661 से लेकर 750 तक 91 ईयर्स जो है ये इसका स्पैन है। इसमें जो पहले खलीफा हैं वो हैं हज़रत अमीर माविया, जो उस टाइम शाम के गवर्नर थे। तो ये अपनी खिलाफत का ऐलान कर देते हैं। और ये अमीर माविया कौन है? ये अमीर माविया जो है ये अबू सुफियान का बेटा है। अबू सुफियान कौन है? अबू सुफियान वही है जो गज़वा उहद में जो कफ़ार का लश्कर आया था मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए, उसका सरबराह था, उसका लीडर था अबू सुफियान। और बाद में जब फतह मक्का होता है तो अबू सुफियान और इसकी बीवी हिंदा, ये दोनों जो है ये दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो हिंदा वही औरत है जिन्होंने वह गज़वा उहद में हज़रत अली का जो कलेजा निकाल कर अपने दांतों से चबाया होता है। तो ये वही लोग हैं, अबू सुफियान, उनकी वाइफ हिंदा, दोनों ने इस्लाम कबूल किया। सर, जी 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 हजरत हमजा का कलेजा नहीं चुबाया था आपसे सल्लम के वो हिंदा ने? जी जी मैंने हमजा ही बताया, अमीर हमजा। अच्छा अच्छा, मैं हजरत अली हाँ साहब। नहीं, हज़रत अमीर हमजा जो आपके चचा थे। असल में अमीर हमजा का रोल बड़ा ठीक है इम्पोर्टेंट जी। है, क्योंकि गज़वा बदर में जो जीत थी ना उसका क्रेडिट्स मेनली अमीर हमजा को जाता है। अमीर हमजा का इस हवाले से कि वो ताकत में बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही, वो कहते हैं कि वो हाथों से ही बंदा मार देते थे, तलवार की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, दो दो बंदों को एक टाइम में वो मार देते थे अपने बाजुओं की ताकत से। तो ये अमीर हमजा वही हैं जिन्होंने गज़वा बदर में उत्तबा को कत्ल किया था। आपको याद होगा गज़वा बदर में 3 लोग आते हैं 1-to-1 मुकाबले में। जब मुकाबला स्टार्ट होता है, उत्तबा, शीबा और वलीद, उत्तबा और शीबा दोनों भाई हैं और वलीद इनका बेटा है, उत्तबा का बेटा है। अब इसी उत्तबा का बेटा वलीद है, और उत्तबा, शीबा और वलीद ये तीनों मारे जाते हैं 1-to-1 मुकाबले में एट द बिगनिंग ऑफ द गज़वा बदर। अब उत्तबा की बेटी है हिंदा। ये सारा आप कॉन्टेक्स्ट में कड़ी से कड़ी मिलाएंगे ना तो इस तरह मिलेंगी। हिंदा जो है ये उत्तबा की बेटी है, जिसको अमीर हमजा ने गज़वा बदर में कत्ल कर दिया था। अब उसका बदला लेने के लिए हिंदा ने हायर किया था वैशी को, वैशी नाम का वो जो गुलाम था, एक हबशी गुलाम था, उसको उसने हायर किया था। फिर उस हबशी ने गज़वा उहद में फिर अमीर हमजा को शहीद किया, और फिर उनके साथ जो हुआ वो हिंदा ने किया, क्योंकि उसने अपने फादर का इंतकाम लिया। अब यही हिंदा जो है इसकी शादी होती है अबू सुफियान के साथ, और ये दोनों जो है मक्का में रहकर मुसलमानों के खिलाफ गज़वा उहद में और गज़वा बदर में और सारा जो बाद के मामलात हैं ये दोनों चलाते हैं। अब ये दोनों इस्लाम कबूल करते हैं जब फतह मक्का होती है। और आपको याद होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फतह मक्का के मौका पर ऐलान कर देते हैं कि जो भी अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसके लिए आम माफ़ी है। ये एक इज्जत देते हैं इनको, अबू सुफियान को। तो इन्हीं का बेटा फिर अमीर माविया जो है वो, अब देख लें आप थोड़ा सा, आपने यहाँ से देखना है कि बैकग्राउंड में जाकर कि ये अमीर माविया और बन्नू उमैया की एक अलग से लाइन कैसे बनती है। अब अमीर माविया जो है ये हज़रत अली की शहादत के बाद, बल्कि उनके ज़िंदगी में ही ये अपना अलहदा से एक खिलाफत का जो है वो ऐलान कर देता है। लेकिन अब उनके बाद क्योंकि इमाम हसन जो है वो भी दस्तबरदार हो चुके हैं, तो अमीर माविया जो है वो वहाँ का मुसलमानों का एक किस्म का वो खलीफा जो है वो बन चुका है, और ये अबू सुफियान का बेटा है। अच्छा, अमीर माविया का दौर जो है वो गुजरता है। अमीर माविया के दौर में एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो है जिसने प्रोग्रेस की वो बहरी बेड़ा जो है मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम
जो समंदरी ताकत थी वो अमीर माविया ने मुसलमानों की डेवलप की। इसके बाद अमीर माविया का बेटा आता है यजीद, हुकूमत में आता है। तो यजीद जो है, अब अमीर माविया जो है अपने बेटे यजीद को बना देता है। हालांकि उस टाइम अगर खिलाफत का होता तो इमाम हुसैन जो है वो भी, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो मौजूद हैं सहाबा, लेकिन यजीद जो है जिसके ऊपर कई सवालात होते हैं, अपने बेटे को खलीफा जो है वो नेक्स्ट बना दिया जाता है। तो फिर उसमें काफ़ी जो दर्दनाक वाक़यात, वाक़या करबला जो है 61 हिजरी, ये आपने याद रखना है, वाक़या करबला जो है ये सवाल आता है पीपीएससी में, 61 हिजरी में ये हुआ था, वो यजीद के दौर में होता है। अब फिर यजीद की वफात के बाद इसका बेटा माविया टू, इसके बेटे का नाम भी माविया है, वालिद का नाम भी माविया, तो वालिद जो है वो माविया 1 होगा और बेटा जो है वो माविया 2 होगा। वो आता है गवर्नमेंट में। तो माविया 2 जो है ये बहुत ज़्यादा एक मजहबी किस्म का इंसान है, और ये गवर्नमेंट में रहना नहीं चाहता, ये अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और ये इनकार कर देता है हर किस्म के वो पॉलिसी और बाकी निज़ाम को, गवर्नमेंट को चलाने से। तो ये इनकार भी इसलिए कर देता है क्योंकि इनके जो पास्ट में इसके फादर ने जो मतलब के जराइम किए होते हैं, और जो उस वजह से ये मजीद आगे जो है वो कहता है कि मुझे ये जुल्म की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहिए। तो अब वहाँ पर स्पेस बन चुकी है, जगह खाली हो चुकी है। तो ये 3 जो हैं लोग, अमीर माविया, यजीद और अमीर माविया 2, ये एक खानदान से हैं। ये 3 आते हैं, टोटल आते हैं 14 सरबराह हैं बनु उमैया की इस 91 साल में। तो बाकी जो 11 हैं ये दूसरे खानदान से आते हैं, वो भी इनके कज़न ही लगते हैं। उनमें जो फिर माविया के बाद जो आता है पहला, वो है मरवान। मरवान जो है वो गवर्नमेंट संभालता है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा अरसा ये निकालता है, बहुत हो जाता है। फिर इसका बेटा आता है अब्दुल मलक बिन मरवान। अब्दुल मलक बिन मरवान के बाद जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी आती है वो है वलीद बिन अब्दुल मलक, जो इसका अब्दुल मलक का बेटा है, वलीद बिन अब्दुल मलक। अच्छा, अब वलीद जो है इसका 10 साल का पीरियड है टोटल, लेकिन ये पीरियड जो है ये फतूहात के एतबार से गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड इसलिए था कि उस टाइम इस्लाम जो है वो एशिया से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका तक फैल गया। एशिया में उसमें 4 बड़े जो हैं वो जर्नैल इंट्रोड्यूस हुए इस वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में। नंबर 1 आपके पास आया कतीबा। कतीबा जो था इसने चाइना, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके फतह कर दिए एशिया के। आपने एशिया का नक्शा पढ़ा, ये इलाके आपके जहन में होंगे। उसके बाद दूसरा मूसा बिन नसीर, वो अफ्रीका में काफ़ी आगे तक चला गया। तीसरा तारक बिन ज़ियाद। तारक बिन ज़ियाद, ये स्क्रीन आपको पहले नजर नहीं आ रही थी? आ रही है सर, ये बनो उमैया वाली आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जनरल जो है वो तारक बिन ज़ियाद। तारक बिन ज़ियाद जो है ये जाता है उंदलस की तरफ। उस टाइम आपने यूरोप का भी नक्शा नहीं पढ़ा, लेकिन यूरोप में 2 मुल्क इकट्ठे हैं, एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता था उंदलस। इस पूरे उंदलस को तारक बिन ज़ियाद ने फतह कर दिया, तो जिसमें आपने मशहूर डायलॉग सुना होगा, कश्तियाँ जला दो। स्पेन की फतह जो है वो तारक बिन ज़ियाद। एशिया में जो जो चाइना वगैरह जो है इनकी फतह जो है ये कतीबा बिन मुस्लिम, और अफ्रीका की जो फतह है ये मूसा बिन नसीर। 3 हो गए। अब हम आते हैं उस चौथे जर्नैल की तरफ जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इसी वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब से, इराक से आता है, ये इराक से आता है, और ये अटैक करता है यहाँ पर हिंदुस्तान में, सिंध में, और ये सिंध को फतह करता है, और पहली दफ़ा मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कायम हो जाती है यहाँ पर हिंदुस्तान में, सिंध में। अब 712 ये चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये 712 750 तक इनकी गवर्नमेंट चलेगी। अब वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में मतलब 712 आ चुका है जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया। अब वलीद बिन अब्दुल मलक और जो इसका फादर था अब्दुल मलक बिन मरवान, इनको एक बंदा मिला था, बड़ा जालिम किस्म का इंसान उसको तारीख में जाना जाता है, जिस बंदे ने इनके कहने के ऊपर और इनके इशारों पर बहुत कत्ल गारत की, और जिसमें मक्का पर भी अटैक किया गया, और उसका नाम था हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का चचा था। अब ये सब लोग जो हैं वो इनके वफादार थे और इनके साथ थे, और रियासत जो है वो फैल रही थी बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अब हुआ क्या, यहाँ पर फिर एक ट्रेजेडी होती है।
کہ वलीद बिन अब्दुल मलक जो है ये अपने बेटे को बनाना चाहता है नेक्स्ट खलीफा, लेकिन नेक्स्ट खलीफा फिर बनता है इसका भाई, वलीद का भाई सलमान बिन अब्दुल मलक। देखें दोनों के साथ, वलीद के साथ भी अब्दुल मलक है और सलमान के साथ भी अब्दुल मलक है, तो भाई हैं ये दोनों आपस में। सलमान बिन अब्दुल मलक जो वलीद बिन अब्दुल मलक का भाई है, ये गवर्नमेंट संभालता है। अब जब ये गवर्नमेंट संभालता है तो ये चुन चुन कर उन लोगों को मरवा देता है जो वलीद बिन अब्दुल मलक के मतलब वफादार होते हैं। उसी में ये चारों जर्नैल जो हैं, या तो इनको डाल दिया जाता है कैद खानों में, या इन लोगों को बाज ये भी रवायात में आता है कि फांसियां दे दी जाती हैं कुछ को। मसलन मोहम्मद बिन कासम का बाज लोग कहते हैं कि इसको क्योंकि यहाँ से जंजीरों में जकड़ कर गिरफ्तार करके ले गए थे हिंदुस्तान से वापस, और वहाँ पर इनको बाज कहते हैं कि रास्ते में मार दिया था और बाज कहते हैं वहाँ पर इनकी फिर डेथ हो गई थी। तो मोहम्मद बिन कासम जो है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 2 या 3 साल यहाँ पर रहता है, और उसके बाद जब सुलेमान बिन अब्दुल मलक की गवर्नमेंट बनती है तो वो इन चारों जर्नैल्स को साइड पर लगा देता है। चारों जर्नैल जो है इनके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बाद में छुप जाते हैं और बाद में इसी तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी में फौत हो जाते हैं। अब आते हैं, अब सुलेमान बिन अब्दुल मलक एक अच्छा काम कर जाता है जाते जाते, कि ये जो है अब अपने बेटे की बजाय अपने कज़न, उस टाइम इनके कज़न होते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़, जो कि इंतहाई एक अच्छे और एक बहुत ही पाए के इंसान है, जिनको वो वसीयत कर जाता है कि मेरे बाद मेरे बेटे को नहीं बल्कि इनको बनाया जाए खलीफा जो है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब खलीफा बनते हैं तो फिर ये जो पर्सन है ये बहुत सारी इस्लाहात करता है, बहुत ज़्यादा रिवाइवल करता है, और बिल्कुल एक इमेज जो था बनो मियाँ का उसको चेंज कर देता है। लेकिन जब ये इस तरह के काम करता है तो इसके अपने ही जो बनो मियाँ के लोग हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये लोगों लोगों ने जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए होते हैं, जो उनको लेकर वापस करता है, उनको इस किस्म के मामलात करता है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जहर देकर वो लोग मार देते हैं। इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है। बहरहाल आगे हम नहीं जाते, हमारा था कि हमने समझना सलमान बिन अब्दुल मलक को, जिसके दौर में मोहम्मद बिन कासिम जहाँ पर आता है, मतलब आता है वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में, लेकिन उसकी बाद में जो उसको कत्ल कर दिया जाता है वो सलमान बिन अब्दुल मलक के दौर में किया जाता है। ये क्या हालात वाक़यात थे, ये था तो 750 में ये चलते चलते बन्नू उमैया ख़त्म हो जाती है, और फिर 750 से लेकर 1260 समथिंग तक फिर खिलाफत चलती है बनु अब्बास की। लेकिन आप याद रखें कि वो खिलाफत वहाँ चल रही है सऊदी अरब में, इराक में और उन इलाकों में। हिंदुस्तान एक सेपरेट केस है। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम आया, और मोहम्मद बिन कासिम के आने के 300 साल तक यहाँ पर कोई नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम इन 1712 और नो वन केम फॉर नेक्स्ट 300 ईयर्स। अरब से कोई बंदा 300 साल तक यहाँ पर हमारी जो सरजमीन है वो नहीं आया। तो फिर यहाँ पर वही हिंदुओं का राज ही यहाँ पर चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे बनी, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी, यहाँ पर हिंदुओं की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर फिर 977 में, 712 के बाद 1977 में, तकरीबन 300 साल के बाद यहाँ पर आता है गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी। और ये गजनवी गवर्नमेंट जो है उसकी बुनियाद रखता है यहाँ पर। असल में पहला सुल्तान महमूद गजनवी नहीं है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन है गजनवी। हम गजनवी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1977 से लेकर 1186 तक गजनवी गवर्नमेंट कायम हुई हिंदुस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम तो 712 में आया, वापस चला गया, और उसके बाद 300 साल तक कोई नहीं आया। फिर 210 साल तक यहाँ पर गजनवियों ने गवर्नमेंट की। फिर 1186 से लेकर 1206 तक गौरी आए। अब आपने तरतीब याद रखनी है। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद यही है कि आप तरतीब याद रखें, ताकि इस तरतीब से आपको सन याद हो जाए, बाद में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बने मुख्तलिफ बुक्स में हो वो आपको याद रखने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले गजनवी आए 1977 से लेकर 1186 तक, ये ड्यूरेशन आपने याद रखना है। गजनवी 210 साल तक रहे। फिर गौरी आ गए 1206 से 1186 से 1206 तक, 20 साल ये रहे। और फिर 1206 में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत कायम हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास जो टोटल दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन है वो है 320 साल। ये देखें सामने लिखा हुआ है 320 साल टोटल ड्यूरेशन है दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत में हमारे पास 5 खानदान आते हैं।
उनको 320 साल में हम कौन कौन से खानदान कितने कितने साल किए, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आते हैं मुगल। मुगल आते हैं हिंदुस्तान में 1526 में। ज़हीरुद्दीन बाबर की क़यादत में मुगलिया सल्तनत जो है उसकी बुनियाद रख दी जाती है। तो 1526 से लेकर 1857 तक 316 साल मुगल जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट करते हैं। तो उसके बाद 1857 में अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश। तो 1857 से लेकर 1947 तक 100 साल यहाँ पर अंग्रेज जो है वो गवर्नमेंट करता है, और 1947 के बाद पाकिस्तान बन जाता है। फिर हम पाकिस्तान के बाद के वो हालात जो है वो पढ़ेंगे। तो दैट वाज द ओवरऑल समरी। ये समरी आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए कि गजनवी 210 साल, गौरी 20 साल, फिर दिल्ली सल्तनत 320 साल, और मुगल सल्तनत 316 साल, और फिर अंग्रेज 100 साल। अब असल में हमने इन्हीं के दरमियान में जो चीज़ें हैं उनकी सबको हमने डिटेल से हमने स्टडी करना है। तो ये जो समरी है ओवरऑल, ये आपने याद रखनी है। हिंदुस्तान की समरी यही है। मोहम्मद बिन, आप गजनवी से पहले आप लिख लें मोहम्मद बिन कासिम 712 आया, वापस चला गया। जिन लोगों ने बाकायदा गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई और हुकूमत की, वो पहले थे गजनवी, फिर गौरी, फिर दिल्ली, फिर मुगल, फिर अंग्रेज, और फिर पाकिस्तान। तो ये टोटल जो शुरू से लेकर हिंदुस्तान की जो मुस्लिम एक हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये तरतीब आप जहन में रख लें, क्योंकि इन्हीं के दरमियान में बाकी सवालात आएंगे, तो वो तैयार करने आपको फिर कदरे आसान हो जाएंगे। जी, अब हम देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गजनवी सल्तनत। गजनवी गौरी अक्सर मिक्स हो जाते हैं, तो पहले आपने याद रखने के लिए थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ कि पहले गजनवी आए और फिर उन्होंने गौर फिक्र की, मतलब गजनवी और फिर गौर। पहले गजनवी आएंगे और वो फिर गौर करेंगे, इस तरीके से भी याद आप रख सकते हैं। तो गजनवी सल्तनत का जो फाउंडर है ये है अबू मंसूर सबकतगीन, ये आपने याद रखना है। और 300 ईयर्स आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, 300 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम के तकरीबन ये लोग हिंदुस्तान में आए। अच्छा, गजनवी आए कहाँ से थे? गजनवी अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान का एक इलाका है गजनी, वहां से ये लोग जो हैं, ये इनकी गवर्नमेंट जो है स्टार्ट होती है। तो